फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ सामग्रियों से मिलकर बना होता है। कोई पदार्थ जैसे कि इडली और सांभर ये बने जाते हैं तो ये एक ही पदार्थ तो इसमें यूज़ नहीं लिया गया है। इसमें ऑयल भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, मसाले वगैरह भी लेते हैं। अर्थात सामग्रियों से मिलकर पदार्थ बनाया जाता है। वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या होती है? उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ बाहर होता है और वो स्थान भी घेरती है। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिला बना बताया है और इस पंचतत्वों में इनको वर्गीकृत भी किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में अंतराणु बल कार्य करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और गतिशीलता भी बढ़ती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। अपने को पता है, अपन चीनी और शुगर और नमक को मिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाता है। जहाँ जहाँ चीनियों के कण है उनके बीच में जो भी स्पेस होगी वहाँ पे नमक चले जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है क्योंकि अपने को पता है जहाँ जहाँ रिक्त स्थान होगा वहाँ पे मिश्रित हो जाते हैं। विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हाई डेंसिटी अर्थात हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। जैसे कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पदार्थों की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे कम है तो ये पदार्थ यहाँ से इधर जाएंगे, यही विसरण का प्रोसेस कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो अंतराणु बल कहते हैं इसे, और ये बल के कणों को एक साथ रखने का कार्य करता है। प्रत्येक पदार्थ में एक आकर्षण बल होता है। वो सब तीनों अवस्थाओं में अलग अलग टाइप से कार्य करता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इसे डालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों में विसरण होता है। ऐसा विसरण का जो प्रोसेस है वो तीनों में होता है। ठोस में थोड़ा कम होता है, ठोस में कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ये विसरण का प्रोसेस और संपीड्यता दोनों में सॉलिड में सबसे कम होती है, दोनों लिक्विड में थोड़ी उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा संपीड्यता और ये विसरण की दर होती है। तापमान और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। अपने को पता है, अपन बर्फ का टुकड़ा अगर गैस पर गर्म करते हैं अर्थात तो उसको ताप देते हैं तो द्रव में बदल जाता है। अपन को पता है टेम्परेचर से तो अपन अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, बट अपन दाब लगा के भी कम ताप और उच्च दाब पर अपन पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल के द्रव बन जाता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव बनना संगलन कहलाता है। गलने की प्रक्रिया के दौरान जब तक गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह नहीं गल जाता तापमान नहीं बदलता। जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है और अपने इसको गर्म किया, इसको बर्तन में डाल के गर्म किया, ये अब पिघलना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया तो ये तो गलनांक पॉइंट हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जो सबसे पहला स्टार्ट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये पूरा गलेगा, ये गल के इसमें चेंज हो जाएगा पानी में, तो भी इसका जो टेम्परेचर रहेगा नीचे का वो फिक्स ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। भले ही अपन कितनी भी आग यहाँ से दे दे, वो जितना जितना उसके चाहिए होता है वो उसके पास इतने ही लेता है और बाकी को स्टोर करके रख लेता है। अर्थात टेम्परेचर इस वस्तु को पिघलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए ना वो फिक्स ही रहता है हमेशा। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट होता है, जब तक पूरा पिघलता है वो एक जैसा ही इसका तापमान रहता है, चाहे उसमें और भी कितनी भी ऊष्मा दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा उस पदार्थ में ऊष्मा के रूप में छुपी हुई रहती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो भी अपन ने एक्स्ट्रा ऊष्मा दी है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
अब गलन की प्रसुप्त ऊष्मा 1 किलो, जो भी ऐसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा ऐसे कुछ नाम आ जाए तो 1 किलो इसको यूज लेते हैं। 1 किलो नॉर्मल वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के प्रोसेस जो भी होएगा, जितनी ऊष्मा इसको चाहिए होगी उसको प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात इसमें कुछ क्वांटिटी होगी 1 kg, ऐसे 1 kg का ही 1 kg ठोस को ही द्रव में बदलने का जो भी के लिए अपन को जितनी ऊष्मा अपन उसको देते हैं वो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है अपन को पता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस बदलने की प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। अर्थात द्रव का प्रोसेस उसमें नहीं आता, ठोस से सीधा गैस, ये होता है उदरपातन या फिर सब्लिमेशन। ये नेफ्थलीन में होता है। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने से पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। अपने को पता है कि ठोस में जो भी स्पेस होता है कणों के बीच पदार्थ के, वो बिल्कुल कम होता है, द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा कणों के बीच में स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तित होने के कारण ही विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको अग्निशामक यंत्र के लिए भी काम लिया जाता है। दाब के बढ़ने से और ताप के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। मैंने आपको बताया ताप बढ़ाने से तो अवस्था परिवर्तित होती है, बट दाब अधिक और ताप कम या फिर निश्चित ताप पर अधिक दाब देने से भी द्रव गैस अवस्था परिवर्तित होती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलना ही इवेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण कहलाता है। जो भी वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है उससे शीतलता आती है। अब अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ अपने को पता है? कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय आदि सारे पदार्थ हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के आधार कोई प्रेक्षण हुआ उसका कारण बताइए। गरम गरम खाने की गंध तो कहीं दूर से अपने पास पहुंच जाती है लेकिन ठंडे खाने की नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि जो भी ये गर्म खाना होता है उस यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण होता है कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मैंने आपको बताया था पहले ही, कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए वो गतिशील रहते हैं। और अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं अर्थात उसको गर्म करते हैं खाने को, तो उसमें गतिज कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये एक कण जो होते हैं वो एक कण से दूसरे कण को गतिज ऊर्जा देने लगते हैं और ये दूर स्थान तक पहुंच जाते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाते हैं, ये पदार्थ का कौन सा गुण? अपने को पता है पानी काटना मतलब पर पानी के बीच में कुछ पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसीलिए पानी काटना ये वाला जो भी है ये आता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। निम्नलिखित तत्व के द्रव्यमान का प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यह देखो नीचे तत्व दिए हुए हैं बढ़ते हुए, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, इनको अपन को बढ़ते हुए घनत्व में अपन को सेट करना। जैसे कि वायु सबसे कम घनत्व किसका है? वायु का। फिर ज़्यादा, फिर है चिमनी का, फिर है रुई का, फिर है पानी का, फिर है शहद का, शहद का घनत्व ज़्यादा है, फिर है चौक का और फिर है लोहे का, लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अपने को पता है दो कण कब मिलेंगे? जब हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर आगे वो यहाँ पे उनका मिलन हो जाएगा। अपन को पता है जो भी गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है और जैसे ही वो गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो नीचे ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है, अर्थात बीच में जो भी प्रोसेस हुआ जो साम्यकरण का वो विसरण कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे। क्वथनांक वह पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। पदार्थ की अवस्था अपन को पता है ताप और दाब के द्वारा बदली जा सकती है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं?
अवस्था परिवर्तन के समय स्थित ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था अर्थात ठोस से द्रव में बदलता है तो एक नियत ताप पर कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, तो वह नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। अपन ने पढ़ा था, ये देखो कि अपन ने आइस गर्म किया था ऐसे, तो अपन ने इसको उष्मा दे रहे ये आइस से पिघलना स्टार्ट हो गया, वो तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और जैसे ही ये इसमें चेंज हो गया पानी में, और अपन उष्मा दे रहे पानी में चेंज हो गया, तो ये अवस्था परिवर्तन तो हो गई। बट अपन अगर उसको बहुत ज़्यादा उष्मा दे दें यहाँ पे, भले ही कितनी भी उष्मा दो, इसको बदलने का टेम्परेचर तो हमेशा नियत ही रहेगा। जितना इसको टेम्परेचर चाहिए उतने में ही ये पिघलेगा। अगर अपन एक्स्ट्रा देंगे तो वो गुप्त उष्मा के रूप में संगठित एक जगह हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। जो भी अपन ने क्या बोला कि जो भी अपन अवस्था परिवर्तन होती है तो तापमान निश्चित रहता है, भले ही अपन कितनी ही उसको उष्मा दे। ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म देखो, ये बिल्कुल इजी है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कैसे, इसको उदाहरण देके बताइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच में मिल गया वो, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं, जैसे कि सिलेंडर। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे कि ये जिस बर्तन में डालते हैं उसका ही शेप ले लेती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? वाष्पीकरण के प्रोसेस अपने को पता है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस प्रकार आसपास से अवशोषित ऊर्जा करने से वो गर्म ऊष्मा का अवशोषित कर लेती तो उसकी जगह ठंडी ऊष्मा ले लेती है, इसलिए शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय ताप पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहते हैं, क्योंकि ये द्रव में नहीं आती, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। उदरपातन यही है, ठोस से गैस में बदलना। ये देखो, वाष्पीकरण के प्रभावित होने वाले कारक ये इंपॉर्टेंट है। अपन को पता है कि वाष्पीकरण किस प्रकार प्रभावित होता है। अगर अपन ने क्षेत्रफल बढ़ा लिया तो अपन जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। अगर अपन ने तापमान में वृद्धि कर दी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना अपन गर्मी होगी उतने ही वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आर्द्रता में कमी, अर्थात आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। अगर आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण जल्दी ज़्यादा होगा। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घटती है। वायु की गति तेज होगी तो वायु के कण के साथ जलवाष्प उड़ने लग जाती है, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, अर्थात वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती है। वायु की गति तेज नहीं होनी चाहिए, प्रकाश या फिर तापमान तेज होना चाहिए। प्लाज्मा क्या है? ये एक पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या फिर कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, अर्थात आयन में विभाजित हो जाती है, पॉजिटिव और ऋण आयन में हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या फिर बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये पॉजिटिव होती है। गुप्त ऊष्मा अपन मैंने बता दिया अच्छे से बिल्कुल। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं पाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें कितनी ही ऊष्मा दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तित हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि किए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह अवशोषित ऊष्मा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा मैंने आपको बताया था, 1 किलो ठोस को द्रव में बदलना। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलना। संघनन क्या है? संघनन होता है कि जो भी गैस होती है गैस को द्रव में बदलना। द्रव का गैस अपन को पता है। उद्रपातन
नहीं, ये ठोस को गैस में तो ऊर्ध्वपातन होता है, द्रव का गैस में या फिर वाष्प में वाष्पन, और वाष्पन का उल्टा होता है संघनन। द्रव का गैस का वापस द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। वाष्पन और संघनन ये अपोजिट प्रोसेस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अपने को पता है ऐसे गर्म पानी में अब इतनी ऊर्जा नहीं होगी जितनी कि उसके ऊपर ऊपर भाप बनी हुई रहती है उसमें रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के अतिरिक्त रूप ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। ये गुप्त ऊष्मा जो भी भाप होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उसमें होती है। भाप होती है उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक एक्स्ट्रा होती है ना, इसलिए वो ज़्यादा उसका अधिक ऊर्जा देती है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लग जाए। ठोसों का गलनांक होता है, द्रवों का क्वथनांक होता है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन से होते हैं? जो कि ठोस से सीधा गैस में बदल जाए। कपूर, नैफ्थलीन को नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।